जैसे हम पहले दिखते थे वैसे हम प्रेगनेंसी के बाद नहीं दिखते। ये पोस्टपार्टम फेज जो है हमारा सारा फोकस बेबी के ऊपर होता है, खुद की बेबी है लेकिन वो कनेक्ट नहीं कर पाता है। थेरेपी से मूड एनलाइटन हो जाए। दुनिया में इतनी सारी खुशियां हैं, बट मुझे लगता है एक माँ बनने की खुशी वो एक अलग चीज़ है। एक बच्चे को ज़िंदगी में लाने की खुशी वो एक बहुत अलग है। लाखों हज़ारों माँ है इस दुनिया में, मैं भी किसी माँ की बेटी हूँ, आप भी माँ बन चुके होंगे या आप भी किसी की बेटी होंगे। ये खुशी आपको या आपकी माँ को ये पता होगा कि क्या खुशी होती है माँ बनने की। लेकिन मैं देखी हूँ कि किसी को बेटा चाहिए होता है, किसी को बेटी चाहिए होता है, और उनको मिल जाता है बेटा, किसी को मिल जाती है बेटी, बट फिर भी वो खुश नहीं हो। मतलब आपको खुशी मिल गई बट एक दो हफ्ते के बाद वो जो डाउनफॉल चालू होता है। सो लेट्स मीट डॉक्टर अली अकबर गबरानी, हमारे साइकोथेरेपिस्ट, और इनसे हम जानेंगे और इनसाइट इस चीज के बारे में। साथ हैं डॉक्टर नुसरत सलीम जो वाशी की एक वेल नोन फिजियोथेरेपिस्ट है, और उनसे हम जानेंगे और इन्फॉर्मेशन इसके बारे में। रानी, मुझे ये जानना है कि ये एक माँ बनने के बाद क्या चेंजेस आते हैं और क्या होता है, इसके बारे में आप मुझे बताएं। थैंक यू तस्बिया, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इंसाइटफुल क्वेश्चन है कि आज जितने भी नए बच्चे लोग की शादी हुई है या नई मम्मी बन रहे हैं उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है। और अनफॉर्चुनेट, बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हमारी जो मम्मी होती है वो मम्मी होने वाली मम्मी को बताती नहीं है कि आगे का वे कैसा होगा, आगे का रास्ता कैसा होगा। तो ये हर एक माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी बच्ची जो प्रेगनेंसी के फेज से गुजर रही है या प्रेगनेंसी होने वाली है या अर्ली हो गई, तो क्या यह है कि जो जो लड़की डिलीवरी करती है बेबी, आप लोगों को सबको पता है कि ड्यूरिंग डिलीवरी ब्लड लॉस बहुत होता है, एंड ब्लड लॉस के साथ में एनर्जी लॉस भी होता है, एंड उसके साथ में एक नई फीलिंग, एक नया मिजाज, एक नया कंपोनेंट आता है कि मैं मां बन गई। सो ये मिक्स फीलिंग, एक तो बहुत खुशी की बात कि शी फील्स आई एम अ कंप्लीट वुमन टुडे एट दिस मोमेंट, एंड एट द सेम टाइम ब्लड लॉस, एनर्जी लॉस, एंड आई फील वीक। एंड सडनली बच्चा होने के बाद में, डिलीवरी होने के बाद में, ये गिफ्ट आने के बाद में सडनली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। देखो, ब्लड लॉस हुआ, एनर्जी लॉस हुआ, लेकिन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी। कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई? नर्सिंग की। अब बच्चा तो नहीं मालूम कि मेरी मम्मी को ये तकलीफ है, बच्चे को तो पता ही नहीं कि कौन है ये, बट उसकी नर्सिंग जो है वो तो मम्मी ही करेगी उसकी नर्सिंग का। तो नर्सिंग की जो एनर्जी है वो भी सक होती है, तो शी फील्स हैप्पी, सैड, और उसमें वो कंफ्यूजन के अंदर रोती है, अपने आप को लॉस समझती है, फिर वो गिफ्टेड समझती है, तो बहुत मिक्स फीलिंग होती है। लेकिन नॉर्मली इसको हम बेबी ब्लूज बोलते हैं। ये 2 वीक के अंदर वाइंड अप हो जाना चाहिए। 2 वीक के अंदर थोड़ा न्यूट्रिशन, थोड़ा एनर्जी लेवल, इमोशनल सपोर्ट, स्पिरिचुअल सपोर्ट, तो ये सपोर्ट मिल से ये थोड़ा थोड़ा जो बेबी ब्लूज होते हैं फेड होते होते, देन मम्मी इमोशनली एंड एनर्जेटिकली ऑलमोस्ट बैक। डॉक्टर ने अभी हमें बहुत अच्छी इंसाइट दी है, बस मुझे ये सवाल पूछना है कि कनेक्शन जो होता है 2 वीक तक तो बच्चे के साथ हमारा कनेक्शन बहुत अच्छे से रहता है, बट 2 वीक्स के बाद जो साइकिल जो चलता रहता है उसके बाद हस्बैंड से और बच्चे से दोनों कनेक्शन जो है ना वो थोड़ा सा बैलेंस नहीं रह पाता। सब में तो ये बात देखा नहीं जाता, बट मोस्ट ऑफ द वुमेन में ये बात देखा जाता है जहाँ कनेक्शन का प्रॉब्लम आता है। क्यों आता है डॉक्टर ये कनेक्शन? आपने बिल्कुल बहुत अच्छा बताया कि इट इज नॉट हैपनिंग विद ऑल द वुमेन, बट मोस्ट ऑफ द वुमेन के साथ में ये होता है। इस चीज का जो है मम्मी का अपने सेल्फ इमेज से जो है वो डिस्कनेक्शन हो जाता है। तो सडनली उसको ऐसा थॉट आता है कि हाउ ब्यूटीफुल आई वाज लुकिंग,
नो ये क्या हो गया, सडनली माई सेल्फ इमेज, मेरी ब्यूटी खत्म हो गई। ये थॉट है, ओनली थॉट, ऐसा कुछ होता नहीं है। इनफैक्ट वो जो फीमेल जो है जिसने बेबी प्रोड्यूस करी है, तो वो तो कंप्लीट वुमन हो गई, तो शी शुड फील अदर वे। बट ये तो ऐसा मेरी सेल्फ इमेज खराब हो गई। अच्छा, फिर कभी कभी ऐसा भी ये जमाने में मतलब बहुत ही अलग, टिपिकल जेनजी जनरेशन बोलते हैं इसको, तो जेनजी जनरेशन के अंदर नर्सिंग के लिए जो नर्स देयर ओन बेबी, एंड अगर ये हुआ तो सेल्फ इमेज, फिर ऐसा लगता है कि नहीं यार ये सब क्या हो गया, ये बर्डन क्यों आया। आई कैन नॉट स्लीप, जब बच्चा रोता है तो मेरे को उसको नर्स करना पड़ता है, मेरी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बॉडी लॉस, ब्लड लॉस, एनर्जी लॉस, कनेक्शन लॉस, ये सारी चीजें जो फील करती हो नेगेटिव, उस नेगेटिविटी को फिर वो मैग्नीफाई करती है, एंड फिर वो सिचुएशन आती है, उसको बोलते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन। नेचर बहुत हेल्प करता है, बिकॉज ये सारा नेचुरल प्रोसेस है। तो नेचर है कि 6 to 8 वीक्स, 8 to 12 वीक्स मैक्सिमम, उसके अंदर ये भी फेड हो जाता है। बट अगर ये फेड नहीं हुआ, पोस्टपार्टम डिप्रेशन अगर कंटिन्यू रहा, तो आई टेल यू कि आई हैव सीन इन माय लाइफ 37 इयर्स ऑफ प्रैक्टिस के अंदर कि डिप्रेशन इतना हो जाता है कि मां जो डिलीवरी के बाद इतनी खुश थी, उसने अपने बच्चे का गला दबा इन डिप्रेशन। तो लकीली वहां नर्सिंग स्टेशन के ऊपर डॉक्टर थे, नर्सिंग थे, आजू बाजू वाले थे, तो उसको बच्चे को बचा लिए। ऐसा भी आपने देखा होगा, इन द पास्ट मेरी स्टडीज में भी हुआ है कि बच्चे को उठा के 2-4 माले से फेंक दिया बच्चे को डिप्रेशन में, बट वो इतना डिप्रेशन में आ जाते हैं, इतना नेगेटिव जोन में चले जाते हैं, मेडिकल असिस्टेंट, प्रोफेशनल हेल्प। और इसमें 2 चीज होती है इसके अंदर आगे, अगर 2 चीज का अगर आपने ख्याल रख लिया, कौन सी दो? एक तो मोबिलिटी, क्योंकि डिप्रेशन आया और डिप्रेशन में क्या होता है कि बॉडी ऐसा लेथार्जिक हो जाती है, मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं उठना है। बेबी को भी नर्स किया, उसके बाद में फिर मैं भी ऐसा थक गई, ये कंपोनेंट आ जाता है। तो मोबिलिटी, बॉडी चलेगी तो माइंड चलेगा। ये मोबिलिटी जो है मुझसे बेहतर डॉक्टर नुसरत सलीम आपको बताएंगे कि वो उसपे फिजियोथेरेपी का क्या रोल आता है। एंड सेकंड जो है, अपने स्पिरिट को स्ट्रॉन्ग करना, अपने सेल्फ टॉक को स्ट्रॉन्ग करना, अपने माइंड को डेवलप करना कि नहीं ये होता है, बट मैं अच्छा खाना खाऊंगी, मेरे कनेक्शन रहूंगी, मेरे फैमिली वाले से कनेक्शन, मेरे हस्बैंड से कनेक्शन रहूं, एंड इट्स अ फेस, ये चला जाएगा। अगर ये कंपोनेंट आ गया तो फिर बहुत सारे चांसेस डिप्रेशन के चले जाते। तो डॉक्टर ये एक्चुअली होता क्यों है? क्या होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हमारा बॉडी का मेटाबॉलिज्म है, एनर्जी लेवल है, हार्मोनल लेवल है, फिजिकल लेवल है, इमोशनल लेवल है, ये सारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म, हार्मोनल लेवल सारे ऊपर जाते हैं। और जैसे ही बेबी की डिलीवरी हुई तो सारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म, हार्मोनल लेवल, ब्लड लेवल, एनर्जी लेवल, वो सारे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डाउन हो जाते हैं। जब डाउन होते हैं ना, तो हमारे न्यूरोकेमिकल से उसका भी फंक्शन डाउन हो जाता है। टेम्पररी होता है लेकिन होता है। देन यू फील ये डिप्रेशन, ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन या एंजाइटी एक फेज आता है, जो होता है पेरीनेटल एंजाइटी। अगर ये ट्रीट हो गया, क्योंकि पहले से एंजाइटी होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। They are really happy. I've never seen them sad. मतलब मैंने कभी देखा नहीं है, वो तो बहुत खुश होती है जब वो प्रेग्नेंट होती है। ये बहुत फ्यू केसेस में होता है जहां फोर्स प्रेगनेंसी होती है। पोस्ट प्रेग्नेंसी मेरा मन नहीं है बच्चा पैदा करने का, लेकिन मेरे हस्बैंड की, मेरी ससुराल की ऐसी सिचुएशन है, फाइनेंशियल क्राइसिस इतने हैं कि हम लोग बच्चे को पैदा भी नहीं कर सकते, पाल भी नहीं सकते, बट मजबूरी में करना पड़ता है। मेरे इन लॉ सपोर्टिव नहीं है, मेरा प्रोफेशन मुझे सपोर्ट नहीं करता है,
बहुत सारी ऐसी मजबूरियां होती जहां मुझे नहीं चाहिए प्रेगनेंसी। अब जो वो नेगेटिव एटीट्यूड लेके मैं चलती हूँ, जो मम्मी होती है वो नेगेटिव एटीट्यूड लेके फ्रॉम द डे वन प्रेगनेंसी से चलती है, तो जब उसका बेबी आएगा इस दुनिया में, फिर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक फैक्टर बताया आपको, फोर्स प्रेगनेंसी, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, रिलेशनशिप ब्रेकअप, लिविंग रिलेशनशिप होता है, और हम लोग पहले सोचते हैं कि हाँ भाई हम लोग बेबी प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन प्रेगनेंसी के बाद में झगड़ा हो जाता है या कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो भाई तू तुम्हारे घर हम हमारे घर। अभी ये बच्ची ये क्या करे ये प्रेगनेंसी को, तो ये तो नेगेटिव एस्पेक्ट हो गया कि मेरा पास कोई ट्रॉमा है या मल्टीपल एबॉर्शन हो रहा है मेडिकली, मिस कैरेज हो रहा है, या प्रेगनेंसी जो रुकती नहीं है, या प्रेगनेंसी रुकती है तो 3-4 महीने के बाद में मेडिकल टर्मिनेशन करना पड़ता है। तो जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उसको एंजाइटी डेवलप होती है, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं, आई वॉन्ट बेबी, हाँ, बट एट द सेम टाइम ये प्रेगनेंसी के दिन जैसे ऐसे ऐसे ऊपर जाते हैं, ऐसे ऐसे मेरी प्रार्थनाएं बढ़ जाती है, मेरी एंजाइटी मेरा फूड स्टाइल बढ़ जाता है, स्पिरिचुअलिटी में और आती हूँ, और वो एक एंजाइटी होती है कि भगवान अल्लाह बस ये प्रेगनेंसी है दुनिया में दे, मुझे मम्मी बना दे। तो ये जो एंजाइटी है ना, ये ऑलरेडी कैरी होती है, और बच्चा पैदा होने के बाद में तो मैंने आपको बताया कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन का शिकार होते हैं, तो दिस पीपल आर मोर वल्नरेबल फॉर दैट पीपल। मैंने आपको बताया कि डिलीवरी के बाद में बॉडी को चलाना बहुत जरूरी है, बिकॉज हमारे बॉडी के सारे मेटाबॉलिज्म, सारे जो फंक्शन है, निजाम है, वो सारे ऊपर नीचे हो गए। उसका एक बहुत मेजर रोल जो होता है वो अपने को बॉडी को मूवमेंट देने का। पर बहुत सारी मम्मीज, उनको भी मालिश वाली आती थी पहले जमाने में मालिश करने के लिए, बच्चे को तो मालिश करते थे, बट अभी फिजियोथेरेपिस्ट आ गए, अभी नया कंसेप्ट आया, मॉडर्न कंसेप्ट आया। सो आई थिंक डॉक्टर नुजरत विल बी द बेटर पर्सन टू से कि भाई ये मालिश का क्या कॉन्सेप्ट है, या उसको फिजियोथेरेपी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या मालिश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो शी विल बी द बेटर पर्सन। We have really seen a very sad reality of pregnancy and मुझे ये लगा, मतलब अगर ये वीडियो सब तक जाना, जो न्यू पेरेंट्स बन रहे हैं उन तक जाना क्यों इतना जरूरी है, क्योंकि सैडनेस का फेज तो आएगा, बट आप स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। इसीलिए लेट्स टॉक अबाउट मोबिलिटी, जो डॉक्टर नुजरत हमें बताएंगे। थैंक यू डॉक्टर गबरानी। आपने बहुत इंसाइटफुल थॉट्स बताए अबाउट द मेंटल एस्पेक्ट ऑफ प्रेगनेंसी, प्रीनेटल एज वेल एज पोस्टनेटल। सो आगे बढ़ने के लिए आई वांट टू स्टार्ट विद कि हम इस डिप्रेशन को, या फिर हमारे जो न्यू मदर्स जो है वो इस चीज को कैसे टैकल कर सकते हैं विथ मोबिलिटी, विथ एक्सरसाइज एंड विथ स्ट्रेंथनिंग। पुराने जमाने से, जैसे आपने बताया डॉक्टर, कि आपने सुना है कि जैसे वो दाई माँ आते घर पे बेबी को मसाज करने या मदर को मसाज करने, मालिश करने, अभी भी वो कल्चर चालू है। बट समटाइम्स क्या होता है कि जो दाई माँ आते उनको, दे आर नॉट दैट क्वालिफाइड, बट उनको कैसे कि एक्सपीरियंसेस ज्यादा होते हैं। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि बॉडी में हमारे जो फिजिकल चेंजेस है उनको जो कुछ समझ में नहीं आता है, जो कि मदर को या फिर बेबी को एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। कभी पेनफुल कोई मसाज हो जाता है जिसकी वजह से मसल क्रैम्प या मसल स्पैज्म हो जाता है, और भी बॉडी हैम्पर हो जाती है उस वजह से। तो जैसे कि आजकल के ज़माने में फिजियोथेरेपिस्ट है जो न्यूली मदर्स होते हैं या फिर जो पोस्टमार्टम डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, वो लोग को प्रोफेशनल हेल्प सीख करना चाहिए। क्यों सीख करना चाहिए मैं बताती हूँ, क्योंकि जब अगर हमारे घर पे मालिश वाले आंटीज आते हैं या दाइमा आते हैं जो बच्चे और मदर को साथ जो करते हैं, वो अपना इमोशनल एस्पेक्ट से एक मदर को ट्रीट नहीं कर पाते, जो कि जो एक डिप्रेशन में जो एक माँ जाती है उसको एक प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत होती है, जो साइकोथेरेपिस्ट एंड फिजियोथेरेपिस्ट हमारे जो हेल्प करते हैं। और जैसे डॉक्टर आपने बताया कि प्रेगनेंसी के बाद मेटाबॉलिज्म का डाउनफॉल होता है, बहुत कुछ
एस्पेक्ट होता है। प्रेगनेंसी एक ऐसा फेज है लाइफ का जहाँ पे ओवरऑल पूरा बॉडी का चेंजेस हो जाता है। जैसे हम पहले दिखते थे वैसे हम प्रेगनेंसी के बाद नहीं दिखते। ये बहुत बड़ा कंसर्न होता है एक मदर का कि वो अपना सेल्फ केयर को प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते। डिप्रेशन में जाने की वजह से मदर्स का जो मोबिलिटी है वो काफी हद तक रेड्यूस हो जाता है। तो जब ये मोबिलिटी हमारा जो रेड्यूस हो जाता है तो मदर की जो पेल्विक जो जहाँ पे उनका बच्चा होल्ड करते हैं बॉडी में, पेल्विक फ्लोर जो जिसको बोलते हैं, उसका स्ट्रेंथ कम हो जाता है, जिसके वजह से आगे चल के यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस जैसे प्रॉब्लम होती है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, या फिर कंटिन्यूस हिप हिप के साइड में पेन रहता है। लाइक ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। एंड फिर अगर आप दूसरा बेबी का भी प्लान करते हो तो आपका पेल्विक फ्लोर इतना स्ट्रांग नहीं रहता है कि आपका बेबी को वो अच्छे तरीके से होल्ड कर पाए। तो मोबिलिटी अगर हमारे बॉडी में नहीं है आफ्टर प्रेगनेंसी तो ये सारे प्रॉब्लम्स फेस होते हैं डॉक्टर। ये मैं न्यूली मदर्स को भी बताना चाहती हूँ। तो ये जो मोबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है इसमें न्यूली मदर्स के लिए या जो भी प्रेगनेंसी से गुजर चुके हैं एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है फिजियोथेरेपी, क्योंकि आपके स्ट्रेंथनिंग में हेल्प करता है फिजियोथेरेपी। आपका फिजियोथेरेपी से मूड एनलाइटन हो जाता है, जिसके जो आपको पोस्टपार्टम डिप्रेशन में जाने के फेज के पहले रोकता है। मूड एनलाइटन होता है, एंडोर्फिन्स जो हमारे हैप्पी हार्मोन्स जिसको बोलते हैं वो रिलीज होता है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स है फिजियोथेरेपी के, मेजर एस्पेक्ट्स है जो कि हमारे पोस्टपार्टम डिप्रेशन में हेल्प करते हैं। इंसान एक पर्सन डिप्रेस होता है तो उसका पूरा फैमिली अफेक्ट करता है। तो ये जो मदर जब डिप्रेस हो जाती है तो क्या होता है, फैमिली मेंबर में इफेक्ट्स आते हैं या नहीं? आई एग्री विथ यू कि मतलब फैमिली का एक पर्सन डिप्रेस्ड होता है तो दूसरे पर्सन को भी इफेक्ट आता है। हम लोग हमारी उसमें बोलते हैं केयर गिवर जो होता है वो भी स्ट्रेस में होता है, वो भी उसके साथ में सफर करता है। बट इन पीपीडी यस, स्पेशली जो हस्बैंड रहता है, अभी आप हस्बैंड के पर्सपेक्टिव देखो तो उस पर कितना लोड आता है कि ही हैज टू सी हिज ऑफिस, हिज प्रोफेशनल्स, पैसे का बंदोबस्त। अच्छा, ही कैन नॉट कनेक्ट विद बेबी ऑल्सो, खुद की बेबी है लेकिन वो कनेक्ट नहीं कर पाता है। मम्मी को रात को बच्चा नर्सिंग के लिए उठाता है तो मम्मी उसको नर्स करती है, बट एट द सेम टाइम डैडी की भी नींद डिस्टर्ब होती है। तो बहुत सारे इफेक्ट, बहुत सारे रीजन होते हैं। अच्छा, ये क्या होता है कि आउट ऑफ 10 वन बंदा जो होता है वो शो करता है या शो हो जाता है कि भाई आई एम डिप्रेस्ड, और क्लिनिकली डिप्रेस्ड हो जाता है वो बंदा। बट 9 बंदे जो होते हैं ना वो अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हैं, छुपाते हैं, बर्दाश्त करते हैं, सब्र करते हैं, हाथ पैर हिलाते हैं, फाइनेंस ये वो, डॉक्टर्स बिल, रिपीटेड गोइंग टू डॉक्टर्स, पीडियाट्रिशियन, गायनेक, और वो ये फील नहीं करता कि मैं सहन करता हूं। ही डज इट विथ हैप्पीली, बिकॉज उसको भी एक सर्टेन डिग्निटी के नाउ ही इज अ फादर ऑफ अ बेबी, तो उसको भी ऐसा ओवरवेलमिंग फीलिंग आती है कि भाई यू नो आई एम ऑल्सो फादर एंड यू नो आई एम अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। कि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में पहले तो मैटरनल लीव थी, ओनली मम्मी लीव, अभी पैटर्नल लीव भी सैंक्शन हो गई है। तो यू नो मम्मी प्रेग्नेंट होती है या डिलीवरी का टाइम आता है तो मम्मी डैडी दोनों को छुट्टी मिलती है। यू हैव टू प्रूव, यू हैव टू गिव दैट सर्टिफिकेट कि हाँ भाई माय वाइफ इज प्रेग्नेंट, सो यू कैन गेट दैट लीव ऑल्सो। क्या होता है कि आपने जो पूछा ना, मैं एक स्टेप और आगे चला जाऊंगा। इट्स नॉट ओनली हस्बैंड, जब मॉम डिप्रेशन में होती है ना, डैड डिप्रेशन में होते हैं, तो बच्चे को जो फिजिकल टच या इमोशनल टच चाहिए ना उस टाइम पे तो उसको ज्यादा चाहिए। तो एक मासूम बच्चा है, बिल्कुल ये नई दुनिया में आया है, तो उसको तो वो टच चाहिए, तो वो टच उसको मिसिंग होता है। अगर ये बहुत जल्दी करेक्शन पे नहीं लाया, मम्मी और डैडी के दोनों के अगर डिप्रेशन खत्म नहीं हो, बहुत जल्दी ये नहीं लाया और एक लेवल तक आ गया कि उसको भी इंपैक्ट किया डिप्रेशन में, और
इम्पैक्ट होने के बाद में अगर उसका इम्पैक्ट रिवर्सल नहीं हुआ, देन दिस में गो लॉन्ग। उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो हैम्पर होगा, इमोशनल डेवलपमेंट है वो हैम्पर होगा, फिजिकल डेवलपमेंट है वो हैम्पर होगा, बॉन्डिंग डेवलपमेंट है हैम्पर हो जाएगा। एंड उसकी जो एबिलिटी जो डेवलप होने वाली थी, जो सोशल स्किल की, वो अगर हैम्पर हुई ना इसकी वजह से, तो उसकी लाइफ टाइम के अंदर अटैचमेंट की जो स्टाइल है ना, वो हैम्पर होगी। मतलब कितना जरूरी है पोस्टपार्टम डिप्रेशन को हैंडल करना, कितना जरूरी है और कितना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसीलिए आई स्टिल रिमेंबर कि मेरी मम्मी जब भी हयात थे और हमारी घर में मेरे ब्रदर की जो वाइफ थी, उनको जो डिलीवरी होती तो वो लड्डू बनाते थे, वो बादाम पिस्ते के, वो बहुत सारे मेथी पाक, देवर ऑल एनर्जेटिक फूड। तो एनर्जी फूड्स होगा तो आपका एक एस्पेक्ट तो कम से कम ऊपर आएगा। पोस्टपार्टम फेज जो है, इट्स नॉट होल्डिंग अबाउट बेबीज। हमारा सारा फोकस बेबी के ऊपर होता है, पूरी फैमिली बेबी के ऊपर लग जाती है। मम्मी की बॉडी को नरिश चाहिए, फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल। अगर वो नरिश हो जाएगी तो बच्चा तो बाय डिफॉल्ट नरिश हो जाएगा। पोस्टपार्टम जो फेज होता है ना, वो आपकी बॉडी की नेचुरल साइकिल है। जब तक आप उसको एक्सेप्ट करोगे, आप अवेयर हो जाओगे कि मेरी बॉडी की नीड जो है वो कम हो गई है, मुझे उसकी नीड को पूरी करना है। और जितना आप अवेयर करके, जितना आपकी बॉडी की, इमोशन की, फिजिकल की केयर करोगे, उतना जल्दी है अवेयर ऑफ हो जाएगा। ध्यान नहीं भी रखोगे तो समर के बाद में रेनी सीजन तो आने वाली है, डिप्रेशन के बाद में अच्छा तो सीजन आने ही वाला है। पोस्टपार्टम के बाद में डिप्रेशन चला जाएगा, यू विल बी अ बेटर मदर। बट आई वांट कि यू शुड बी द बेस्ट मदर विदाउट डिप्रेशन, विदाउट एनी रेसिडुअल। यू कैन गिव योर 100% to your child, you can give your 100% to your husband, and you can create a bonding between you, your husband and your बच्चों by only connecting। और बच्चे को चाहिए मेरी माँ की आगोश, बिकॉज मम्मी नीड्स हस्बैंड एंड बच्चों, हस्बैंड नीड मम्मी एंड बच्चों नीड्स मम्मी एंड डैडी। So mamas out there, new mothers, I think after Dr. Dabrani, what has he said, इनके बातों से मुझे लगता है कि we need to slow down a bit, थोड़ा थोड़ा धीरे से चलो और मतलब सोचो कि आपको क्या खाना है, क्या करना है। अब थोड़ा फिजिकल एस्पेक्ट हम जानेंगे डॉक्टर लूजर से लेके। डॉक्टर दबरानी, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपसे डिफर करूंगी। आपने बात सही बोली कि जो न्यू मदर्स जो है उनको हेल्दी खाना चाहिए। एशियन कल्चर में अगर जहाँ देखा जाए तो ये एक रेजिम बन गया है कि मदर्स शुड ईट गुड फूड। तो अपने जो पेरेंट्स वगैरह है वो अच्छा खाना लाते हैं, लड्डू वड्डू सब लेके आते हैं। बट एट द सेम टाइम आई से कि आप खाओ, खाने की मनाही नहीं है, अच्छे से अच्छा खाओ, आई से सुपर फूड्स खाओ, गुड फूड खाओ। बट एट द सेम टाइम आपको आपके फिजिकल एस्पेक्ट पर भी ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा हो जा रहा है कि आप खा रहे हो तो इसमें आपका वेट गेन भी हो रहा है। वेट गेन ऑल्सो इट लीड्स मसल फटीग, जिसकी वजह से कभी कभार होता है कि आप जब बेबी को उठा रहे हो तो आपको बॉडी पेन आ रहा है, तो आप सोचते हो कि नहीं मैं बच्चा नहीं उठाती हूँ तो पेन नहीं आएगा, वो एक कंसेप्ट हो जाता है। तो इस वजह से ऐसे कि खाओ, अच्छा खाना खाओ, बट एट द सेम टाइम आप अपने बॉडी को फिजिकली भी ध्यान दो, फिजिकल एक्सरसाइजेस करो। जब आप एक्सरसाइज करने जाते हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप आपके हस्बैंड के साथ में एक्सरसाइज करो या नीचे वॉकिंग के लिए जाओ। तो इससे क्या होगा कि आपके हस्बैंड के साथ में आपकी जो बॉन्डिंग है इमोशनली और फिजिकल एस्पेक्ट, ये दोनों बॉन्डिंग स्ट्रांग होगा। और दूसरी बात मैं बताना चाहूंगी कि आप जब अगर सनराइज के टाइम पर वॉकिंग करने जाते हो तो उस वक्त 20-25 मिनट्स का जो अपना रहता है, तभी एक ओजोन गैस रिलीज होता है जो अपने बॉडी के लिए अच्छा है। आपका बॉडी वाइटलाइज हो जाएगा सनराइज के टाइम।
और दूसरा फैक्टर ये है कि आपको विटामिन D3 मिलेगा, जो आपकी बॉडी में जो डिप्लीशन हुआ है विटामिन का, जो अपने बोन्स के लिए इम्पोर्टेंट रहता है, वो आपको मिलेगा। और विटामिन B12 भी अपने को बेनिफिशियल है अगर हम सुबह वॉकिंग के लिए जाते हैं। तो आपकी बॉन्डिंग आपके हस्बैंड के साथ में तो हो ही रही है, एंड दूसरी बात तो ये है कि आपको नेचर भी इन सारे गिफ्ट्स के साथ में आपको प्रोवाइड करे। Very good insight, Dr. Nuzul Salim, and it was like really helpful for the new mothers and fathers as well. Any further thing you want to suggest? Anything you want? इसके अलावा मैं ये भी सजेस्ट करूंगी कि आपको ये ध्यान देना है कि आपको आपकी बॉडी का ध्यान देना है। तो आप अच्छे लीफी वेजिटेबल्स खाओ, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन लो, है ना, एग्स, मीट वगैरह ये सब लो। और सजेस्ट करूंगी कि आप नट्स लो, फ्रूट्स लो, दूध पियो, एंड फ्रूट जूसेस मत पियो। उससे अच्छा है कि आप फ्रूट खाओ, उससे आपको फाइबर भी मिलेगा, जो कि आपके हेल्थ के लिए तो अच्छा ही है, साथ ही साथ में आपका बेबी भी हेल्दी होगा। मतलब मदर हेल्दी है तो बेबी हेल्दी होगा। जैसे अगर बेबी हेल्दी है तो बेबी तो कम बीमार पड़ेगा, और अगर बेबी कम बीमार पड़ेगा तो इट इज गुड फॉर द चाइल्ड, है ना। तो मदर भी हैप्पी, बेबी भी हैप्पी, और इन दोनों को हैप्पी देखिए, डैडी भी हैप्पी, हैप्पी फैमिली। So thank you very much, viewers, and especially to the mothers who are planning to conceive and who have already conceived. If you are not going to implement this, and this is going to continue in like generation and generation, and postpartum depression, ये जो ये सब जो sadness, जो dark side of the एक है, ये आपको strong करना है, तो आपको ये टिप्स को फॉलो करना चाहिए। और डेफिनेटली अब अब जब आपकी जो डॉटर होगी तो उसको भी बताना चाहिए। इट्स दैट कनेक्शन ना वो रहता है कि पहले बताया था कि एक मम्मी को अपनी नई होने वाली मम्मी से बात करना चाहिए। ये जो है ये कनेक्शन, ये ऐसा रहना चाहिए कि आपको करना ही है। दिस इज इम्पोर्टेंट। जैसे आपको करना है कि हर हर मंथ आप जाते हो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जब आप प्रेग्नेंट होते हो, वैसे ये भी आपको करना ही है। दिस इज इम्पोर्टेंट एज मच एज इट इज लाइक जो मेडिकल एस्पेक्ट जो देखा हमने, वैसे मेंटल एस्पेक्ट्स और फिजिकल एस्पेक्ट्स और फूड एस्पेक्ट्स, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए और एक हैप्पी फैमिली के लिए। कीप वॉचिंग, प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड